यहाँ पर हम बच्चों इस वीडियो में आज हम आगे पढ़ेंगे कि पास्कल लॉ से पढ़ने से पहले बच्चों हम कुछ इसका बेसिक जो कल पढ़े थे उसको समझ लेते हैं और कुछ बेसिक बात यहाँ पर समझते हैं। तो बेसिक बात समझने के लिए बच्चों हम पहले स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे हम ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम देखेंगे कि कोई हमारा एक इस तरह हमारा कोई बर्तन है, इसमें हमने जो है लिक्विड भर दिया है। इस तरह हमने इसमें लिक्विड भर दिया है। इस लिक्विड में हमको निकालना हो और इस जो लिक्विड का डेंसिटी हमारा मान लेते हैं ये रो डेंसिटी है, और यहाँ पर हमको पॉइंट में प्रेशर निकालना हो, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना हो और ऊपर से अगर एच ऊंचाई पर हो तो इस प्रेशर को जो हम निकालेंगे तो प्रेशर इक्वल टू आएगा रो जी एच। ये हमारा प्रेशर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, गॉज प्रेशर के नाम से हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गॉज प्रेशर के नाम से हम बोलेंगे। अब ये गॉज प्रेशर का नाम कैसे आया, इसमें सुनने में अटपटा लग रहा है। तो हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर को पढ़ा था, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारा पी नॉट ऊपर जो इसके ऊपर ओपन है अगर ये जार, तो ऊपर से हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। तो इसमें अगर हम टोटल पी नेट की हम बात करें तो टोटल पी नेट जब हमारा हो जाएगा, लिखा जाएगा पी नॉट और हो जाएगा रो जी एच। ये जो हमारा ये है ये हमारा क्या कहलाएगा, गॉज प्रेशर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब इसी में हम ये समझें कि कोई कंटेनर हमारा इस तरह बना है, इस कंटेनर को क्लोज कर दें और इस क्लोज कंटेनर में अगर हम इस तरह लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड में यहाँ पर जो हम निकालेंगे तो जो प्रेशर हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो प्रेशर लिखा जाएगा रो जी एच। लेकिन जब यहाँ से क्लोज कंटेनर है तो क्लोज कंटेनर में हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोज कंटेनर में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्लोज कंटेनर में कि पी नेट जो हमारा होगा, पी नेट बराबर हो जाएगा पी गॉज प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं रो जी एच, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका संपर्क नहीं हो रहा है। इस तरह हम यहाँ पर दो बातें समझ लिए बच्चों। एक क्या देखिए, एच हाइट पर अगर प्रेशर निकालेंगे, जो प्रेशर हमारा है उसी को गॉस प्रेशर बोलेंगे। अगर हम नेट पूरे नेट की हम बात करेंगे पी नेट, तो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस जो गॉज प्रेशर दोनों को जोड़ देंगे तब हमारा पी नेट प्रेशर प्राप्त हो जाएगा। अगर क्लोज कंटेनर है, जब क्लोज कंटेनर की हम बात करेंगे तो पी नेट हमारा गॉज प्रेशर के बराबर हो जाएगा, क्लोज कंटेनर में हो जाएगा। अब इमेजिन करिए बच्चों कि अगर कभी कभी एग्जाम में इस तरह सवाल भी पूछ लेता है कि एक कंटेनर में इस तरह लिक्विड भरा हुआ है, एक यहाँ पर पॉइंट लिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो अलग अलग पॉइंट यहाँ पर जैसे ले लिया है, मान लेते हैं कि ए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। तो अब इस पॉइंट की बात करेंगे तो प्रेशर इनमें बताइए किसमें ज़्यादा होगा, तब हम क्या बताएंगे कि हाइट जिसकी ज़्यादा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी की हाइट सबसे ज़्यादा है, इसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, तो इसको हम मान लेते हैं H1 H2 H3 इस तरह मान लेते हैं। तो लिखा जाएगा प्रेशर सी इज ग्रेटर दैन प्रेशर बी और प्रेशर बी इज ग्रेटर दैन प्रेशर ए। तो इस तरह हम जो है संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ से एकदम फैक्ट क्लियर हो रहा है बच्चों कि जो हम बताना चाह रहे हैं आपको वो यहाँ से बात क्लियर हो जा रही है। अब हम और तमाम इसमें देखते हैं कि इस तरह अगर कोई आकृति बनी हुई है, मान लो बच्चों इस तरह है, बेसल इस तरह टेढ़ा मेढ़ा बना है, इस तरह इसका बेस चौड़ा है और यहाँ पर सांकरा इस तरह है लंबा, इस तरह बेस बना हुआ है और इसको हम एक पतला सा सांकरा एक बना देते हैं, इस तरह है। अब इस तरह में अगर कोई लिक्विड हमने भर दिया, पूरे में हमने क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया है, तो जब इसमें हम पूरे में लिक्विड भर देंगे और इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आ गया, अब पूछा जाएगा कि समान एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम समान पर पॉइंट एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ, तीनों स्थान के उसके जस्ट नीचे प्रेशर पूछा गया, तो बच्चों आपको क्या देखना है कि इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि ये जो हम पैराडॉक्स हाइड्रोलिटिक्स वाले में पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि इन
हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सबका सेम होता है तो P यहाँ पर हो जाएगा R सेम हो जाएगा। तो सभी हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा, क्योंकि हाइट सबकी सेम रहेगी। जब हाइट सबकी सेम रहेगी तो उस कॉलम से लगने वाला प्रेशर सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो लिक्विड भरेगा तो सेम हाइट पर जाएगा, तो सेम हाइट पर जाने पे इतना प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह हम समझ सकते हैं कि किसी भी कंटेनर में किसी तरह भी दिया हो, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर निकालना हो तो सेम रहेगा, अगर एच ऊंचाई से आगे पीछे करेंगे तो प्रेशर बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब हम ये समझते हैं कि अगर हमारा कोई कंटेनर है, ये मान लीजिए ये कंटेनर क्या है, इस कंटेनर में हमारा लिक्विड भरा है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा है और इसको हम ये कहें कि रेस्ट पर है। क्या कहें बच्चों, ये कंटेनर हमारा रेस्ट पर है, रेस्ट पे रहे, या हम इसको इस तरह लिख दें रेस्ट पर, या हम लिख दें कि कांस्टेंट वेलोसिटी में रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी में रहे। कांस्टेंट वेलोसिटी में रहे तब भी इसका क्या हो जाएगा, चाहे जहाँ पर भी रहेगा तो हम जो है इसकी हाइट से जो निकालेंगे वो प्रेशर जो हमारा आएगा, प्रेशर रो जी एच भी प्राप्त होगा। एच हाइट पे निकाल रहे हैं तो वही रहेगा, तो मतलब जिस भी पॉइंट का हम निकालेंगे उसका उतना ही प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। रेस्ट पर वही प्राप्त होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में वही प्राप्त होगा, चाहे ये ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा हो, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी में नीचे जा रहा हो, चाहे तो ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा हो। लेकिन हॉरिजॉन्टल में जाने का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी इज कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगा बच्चों तब यही हमें रो जी एच, एक लाइन में रो जी एच प्राप्त होगा। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही बच्चों बात। अब हम ये देखते हैं इसमें कि अगर एक्सेलरेशन से हम ऊपर जा रहे हैं, इसका पूरा हम यहाँ पर समझ लेते हैं तब हम थ्योरी की बात करते हैं। ये कोई मान लीजिए हमारा कंटेनर है, इसमें लिक्विड ऐसे भरा है, इसमें लिक्विड ऐसे भरा है। अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तब जो अप हो रहा है तो इसका जो पी का प्रेशर हमारा होगा, लिखा जाएगा रो, क्या लिखा जाएगा बच्चों, लिखा जाएगा रो जी प्लस ए लिखा जाएगा, और जितनी ऊंचाई पे रहेगा उतना हम लिखेंगे। मान लीजिए हमको इस ऊंचाई पे ज्ञात करना है, तो यहाँ से एच हाइट है, तो एच हाइट पे हम लिखेंगे जी प्लस ए, ये हमारा ऊपर जाने के लिए हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अगर हमारा नीचे की ओर आ रहा है, जब एक्सेलरेशन नीचे है तब प्रेशर लिखा जाएगा, लिखा जाएगा रो जी माइनस ए एच लिखा जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन जी के साथ जो है घट जाएगा। इस तरह हम समझ सकते हैं। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी में या रेस्ट में सेम रहता है, लेकिन अगर ए एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रहा है, तब ये इसका जो वाटर होगा इस तरह टिल्ट हो जाएगा। तो जब ये टिल्ट होगा वाटर, यहाँ पर इसको मान लेते इस तरह वाटर भरा है, और ये जब टिल्ट हो जाएगा तो टिल्ट होने पर हम क्या देखेंगे बच्चों कि ये जो एंगल हमारा बनेगा थीटा, इसी टैन थीटा को लिखा जाता है ए अपान जी लिखा जाता है। अगर इस ऊंचाई को हम एच मान लें, इस ऊंचाई को यल मान लें, तब बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एच अपान यल भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। अब यहाँ से इमेजिन करिए अगर ए के बराबर जी हो गया, अगर ए का मान जी के बराबर हो गया, तब हम क्या कह सकते हैं कि ये कट जाएगा। तो ए के मान जी के बराबर ना करके हम क्या समझें कि ए का मान अगर हम जीरो कर दें, तो जब जीरो करेंगे तो टैन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एकदम हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है। तो अब इस पॉइंट की अगर हम प्रेशर बात करें बच्चों, यहाँ पर हम पॉइंट ए मानते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी मानते हैं, यहाँ पर पॉइंट सी मानते हैं। अब यहाँ पर प्रेशर की अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों, तो प्रेशर ए हमारा ग्रेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है
और हाइट का यहाँ पर उससे कम है तो लिखेंगे प्रेशर बी का हो जाएगा, और सबसे कम हमारा कहाँ आएगा, प्रेशर सी पर आएगा। तो इस तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही बच्चों? कोई कठिन नहीं लगा चैप्टर में? बाकी थ्योरी में यही चीज़ हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम आपको क्लियर इसमें पढ़ लेते हैं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा जो पढ़ेंगे हम यूट्यूब में रहेगा, जैसे मान लो इस तरह यूट्यूब में ऐसे बना है, ऐसे बना हुआ है कॉलम, तो इस कॉलम की हम यहाँ पर बात करते हैं। दोनों तरफ ओपन है, दोनों तरफ ओपन है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लिक्विड हम इस तरह फिलअप कर देते हैं। जब लिक्विड यहाँ पर फिलअप करते हैं तो पहले यहाँ पर लिक्विड यहाँ तक आया था बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक आया था। दूसरा लिक्विड हम दूसरे टाइप का यहाँ इस तरह भर देते हैं, दूसरा लिक्विड यहाँ पर भर देते हैं, जिसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं कि 2 है, इसकी डेंसिटी हम क्या मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी 1 है। अब जैसे इसको हम भरेंगे ये चढ़ के लगभग इतना जो है हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? तो यहाँ पर कुछ भाग हम ऊपर का छोड़ देते हैं जिससे दिखाई पड़े आपको। यहाँ तक भरा गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि जो समान हॉरिजॉन्टल लाइन में हम देखेंगे, स्टैटिक अगर ट्यूब है मतलब रेस्ट पर है ये ट्यूब, तो जब रेस्ट पर है तो हम देखेंगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम प्रेशर होगा, तब हम लिख सकते हैं प्रेशर। इधर की हम बात करेंगे तो इधर लिखा जाएगा प्रेशर, जो लिखा जाएगा पी नॉट प्लस लिखा जाएगा अगर रो 2, और ये अगर एच हाइट में है और इसके बराबर में ये जो दिया है स्मॉल एच है और ये कितना है एच है, तो लिखा जाएगा रो जी, लिखा जाएगा एच प्लस एच लिखा जाएगा। इतना क्लियर हो गया? और लिखेंगे जी, और इधर वाले की बात करेंगे, इसके सामने में यहाँ पर प्रेशर, तो यहाँ का जो प्रेशर लिखोगे पी नॉट प्लस लिखा जाएगा रो 1 जी, और स्मॉल एच के बराबर है तो स्मॉल एच के लिख लेंगे। अब एकदम क्लियर हो गया बच्चों? जब दोनों सेम प्रेशर है तो बराबर हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे, जी से जी कट जाएगा, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, रो 2 एच प्लस एच, और ये हमारा प्राप्त हो जाएगा रो 1 एच। ये हमारा एच और कैपिटल एच का संबंध आ गया और डेंसिटी का संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से टॉपिक हमारा जब क्लियर हुआ बच्चों, तब आगे हम जो है पढ़ते हैं, या तो एक और बैरोमीटर की बात थोड़ा सा सीख लेते हैं। बैरोमीटर में क्या हमको देखना है कि मान लेते हैं कि कोई वेसल्स में हमने Hg भरा, ये वेसल्स है हमारा, ये इसमें हमने क्या भर दिया बच्चों, Hg भर दिया। Hg फिलअप होने पर हम क्या देखेंगे कि एक ट्यूब हम यहाँ पर इस तरह, एक ट्यूब यहाँ पर इस तरह हम रख दे रहे हैं, ट्यूब ऊपर से बंद है ये। इतनी क्लियर हुई बात? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा लग रहा है, इस तरह यहाँ पर लग रहा है, जिसको पी नॉट हम कहते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट की हम प्रेशर बात करेंगे, तो अगर ऊपर से बंद है तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो ये क्या होगा, ऊपर इस तरह लिक्विड चढ़ जाएगा, और ये जितना चढ़ेगा उसकी हाइट हम अगर एच मान लें तो इस पॉइंट का जो प्रेशर लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा प्रेशर, इस पॉइंट का हम मानते हैं, इस पॉइंट का प्रेशर लिखा जाएगा रो जी एच, इतना हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, ये बराबर हो जाएगा पी नॉट के। किसके बराबर हो जाएगा, ये पी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इसी पी नॉट को हम लिखते हैं, लिखेंगे रो जी एच। अब यहाँ पर सबका मान हम बैठा देंगे, तो इसका मान 1.01 इंटू 10⁵ क्या निकलता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया बैरोमीटर का, क्या निकला बच्चों, बैरोमीटर का हमारा जो है निकल आएगा। तो कैसे मापते हैं वो हमको जानकारी हो गई है। अब हम अपने जो है चलते हैं पाठ्यक्रम में, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
जैसे देखिए यहाँ बच्चों पहला लिखा गया पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का जो तीन स्टेटमेंट है, द प्रेशर इन ए फ्लूइड रेस्ट इन सेम, रेस्ट में सेम रहेगा एट ऑल पॉइंट ऑफ द ग्रेविटी इज इग्नोर, ग्रेविटी को हम क्या करेंगे, इग्नोर मानेंगे। और ये रेस्ट इन सेम मतलब जैसे हमने बताया सेम वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। ए लिक्विड एग्जैक्ट इक्वल प्रेशर इन आर डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लिक्विड कॉलम्स क्या करेगा, समान प्रेशर लगाएगा। इफ़ द प्रेशर इन इनक्लोज फ्लूइड, अगर इनक्लोज में है तो चेंज इन पार्टिकुलर पॉइंट, तो उस पॉइंट का जो होगा पार्टिकुलर बदल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा बच्चों, ये पार्टिकुलर पॉइंट में क्या हुआ, यहाँ पर पार्टिकुलर पॉइंट में क्या हो गया था, चेंज हो गया था। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट का यहाँ पे जो चेंजेज आया ये वाला भाग, ये चेंजेस किसके लिए हुआ, इनक्लोज की वजह से हुआ। तो ये इनक्लोज वाली बात यहाँ पर कह रहा है, यानी जो वहाँ पर चेंजेज हुआ है वो किसके वजह से हुआ, इनक्लोज की वजह से हुआ। तो वही चीज़ है यहाँ पर, चेंज इन ट्रांसमिटेड वेरी पॉइंट टू द फ्लूइड एंड टू वॉल्स ऑफ द कंटेनर विदाउट बीइंग डैमेज इन द मैग्नीट्यूड। ये बातें जो है हम इसको जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल्स लॉ, जो पास्कल्स लॉ का अप्लीकेशंस किया जाता है, हाइड्रोलिक मशीन हो गए, लिफ्ट हो गया, प्रेशर ब्रेक हो गई, ये सब पास्कल्स लॉ पे निर्भर होते हैं, इसी के द्वारा कार्य करते हैं। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे हमको दिया गया है, इधर का अगर हम फोर्स मान लेते हैं बच्चों, इधर का फोर्स F1 लगा रहे हैं, एरिया हमारा A1 है, इधर का फोर्स हम F2 लगा रहे हैं और एरिया A2 है। तो इसका जो एप्लीकेशंस जो आएगा, लिखा जाएगा F1 अपान A1 इक्वल टू लिखा जाएगा F2 अपान A2। क्लियर हो रही बात बच्चों? तो इस तरह जो है हम निकाल सकते हैं। तो ये प्रेशर जो हमारा होगा, प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा, यानी इन दोनों पॉइंट का जो प्रेशर हम देख रहे हैं, एक स्थान में पास्कल के नियम के अनुसार देखें तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि प्रेशर दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि इतनी बड़ी कार उठाने के लिए हम जो है प्रेशर का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमको फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा तो इस जो रिलेशन हमारा आएगा, इसी रिलेशन से हम सबका मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर हमको F1 का मान निकालना हो तो F1 का मान निकालेंगे तो F2 अपान हो जाएगा A1 अपान हो जाएगा A2। अगर हमको F2 का निकालना हो तो F2 बराबर हो जाएगा F1 A2 अपान ये हो जाएगा लिखा जाएगा F1 A2 अपान A1 हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों फोर्सों को हम इस तरह जो है निकाल सकते हैं। अब एक ये न्यूमेरिकल से ज़रा इसको देखिए बच्चों कैसे है। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट में कंप्रेस्ड एयर इजेक्ट फोर्स F1 का मान दिया है, स्मॉल पिस्टन हैविंग रेडियस दिया है, द प्रेशर इज द ट्रांसमिट टू सेकंड पिस्टन, रेडियस 15 सेंटीमीटर है। इफ द मास ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड 1350 kg, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1, व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी अकम्प्लिश दिस टास्क। इसमें कितना जो है प्रेशर टास्क में लगाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? तो अब हम डायरेक्ट अगर फार्मूले की हम बात करें तो F1 इक्वल टू लिखा जा सकता है A1 अपान A2 इंटू F2 लिखा जा सकता है। A1 अपान A2 का मान अगर बैठा देंगे, एरिया को हम बदलते हैं पाई लिखेंगे। क्लियर हो रहा बच्चों? और एक कंटेनर कैसा है, कंटेनर को ज़रूर ध्यान रखेंगे, कंप्रेस्ड एयर और पिस्टन जो दिया है रेडियस इतना दिया है आप 5 सेंटीमीटर। तो पाई R स्क्वायर, R को हम लिखेंगे 5 × 5 अपान लिखेंगे पाई
A2 का कितना हो जाएगा, A2 का हमारा 15 × 15 इस तरह हो गया। और इसका कितना दे रहा है, लोड जो उठाना है 1350 लोड हमको उठाना। पाई से पाई कट जाएगा, इसको काट दिए, 3 आ गया। अब इसको काट पीट देंगे पूरा, तो लगभग ये आएगा गुणा करने पर, तो ये गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाएगा हमारा। और F2 में यम का मान दिया है, तो जी का मान भी हम 1 रखेंगे, 10 हम रख दे रहे हैं। तो इसको पूरा हल करने पे आएगा ये 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा फोर्स आ गया। अब प्रेशर की बात करता है, तो प्रेशर इक्वल टू लिखा जाएगा F1/A1। तो ये प्रेशर जो हमारा इतना फोर्स आया है 1.5 × 10⁻³ और एरिया हमारा हो जाएगा पाई × 5 गुणे, अब सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ पर सेंटीमीटर का झाम इसलिए नहीं पाले क्योंकि यूनिट कट जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमको यूनिट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि न्यूटन है, ये SI यूनिट में है। इसकी यूनिट 5 को हम बदलेंगे तो 10⁻² जब बनाएंगे तो हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा। 5 को 25 लिख दे रहे हैं, 25 × 10⁻⁴ प्राप्त हो जाएगा। अब इसको पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो 1.9 × 10⁵ पास्कल हो जाएगा। तो ये जो पास्कल हमारा आएगा प्रेशर का जो है यूनिट होती है, या तो इसको लिख सकते हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इस तरह भी लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों न्यूमेरिकल्स का। हमने गॉज प्रेशर आपको बताया, पढ़ा इसके बारे में कि गॉज प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में हमने बताया कि ये जो मोनोमीटर है, ये मोनोमीटर में हम देख रहे हैं, तो मोनोमीटर बाद में समझते हैं, पहले एक्सेज P - PATM की बात करते हैं। हम जो अभी चित्र में यहाँ पर समझे थे बच्चों कि जो गॉज प्रेशर हम किसी वेसल का जैसे निकाल रहे हैं, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक हमारा लिक्विड भरा है और H हाइट पे जब हमने निकाला था यहाँ पर प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू आया था ρGH आया था। इसी ρGH को हम लोग क्या कहते थे, गॉज प्रेशर कहते थे। तो टोटल अगर नेट की P नेट की हम बात करें तो P नेट इक्वल टू आएगा P0 प्लस आएगा ρGH, इतना हो गया। अगर इसको हम इधर हटा लें तो P नेट हमारा हो जाएगा -P0 इक्वल टू ρGH, यानी ये जो ρGH आया है यही हमारा क्या कहलाएगा, गॉज प्रेशर कहलाएगा। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। तो एक्सेस प्रेशर जो हमारा P - P, ये जो P नेट अपान P0 आ रहा है, यही एक्सेस प्रेशर जो हमारा गॉज प्रेशर कहलाएगा। एकदम बात बच्चों समझ में आ गई होगी कि गॉज प्रेशर है क्या, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। गॉज प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड बाय मोनोमीटर, मोनोमीटर से नापते हैं। मोनोमीटर का ऐसा चित्र है। मोनोमीटर में यहाँ पर कोई वायु भरी रहती है और यहाँ पर ये लिक्विड भरा है, जैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं तो लिक्विड ऊपर उठ के H हाइट में चला जाता है। तो इस हाइट से अगर हम इसको तुलना करेंगे, उसी तरह लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं, कोई कठिन कार्य नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, बायंसी की बात करते हैं। इफ ए बॉडी पार्सली या होल इमर्ज इन ए लिक्विड, कोई बॉडी अगर पार्सली या होल इमर्ज होती है तो इस तरह हम मान लेते हैं कि ये बॉडी जो है पूरा इस तरह इसके अंदर इमर्ज हो गया है। तो इसमें जो प्रेशर लगेगा, प्रेशर यानी एक फोर्स हमारा ऊपर से F1 लगेगा, दूसरा फोर्स हमारा F2 जो लगेगा ऊपर इस तरह F2 लगेगा, और हाइट जो हम देखेंगे ऊपर से इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है, H1 है, और यहाँ से यहाँ तक का नीचे का हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, H2 है। दो हाइट में इस तरह दिया गया बच्चों। तो इस हाइट की हम यहाँ पर बात करेंगे तो बायंसी का जो हमारा टोटल जो फार्मूला हमको मिलेगा उसको हम क्या समझ सकते हैं कि अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस यहाँ पर इसकी सरफेस की हम बात करें तो F1 क्या प्राप्त होगा, F1 जो लिखा जाएगा एरिया इंटू प्रेशर P1, इस तरह लिखा जाएगा इस F1 की वजह से। इसी को अगर और हम तोड़ें तो एरिया को क्या लिखा जा सकता है,
इस एरिया को हम बाहर लिख लेते हैं और लिख सकते हैं इसमें हाइट हमारी कितनी है। और जैसे हम P1 का निकाल रहे हैं तो P1 का जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा रो GH1 इतना लिखा जाएगा। और प्लस लिखा जाएगा P0 भी लिखा जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसमें लगेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब F2 की हम बात करेंगे तो F2 इक्वल टू जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा AP2 लिखा जाएगा। इसमें एरिया बाहर कर लेते हैं और इसी तरह लिखा जाएगा रो GH2 प्लस P0 इस तरह लिखा जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्शन देखेंगे। नेट फोर्स की हम बात करें तो नेट फोर्स हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। तो नेट फोर्स जो हमारा प्राप्त होगा लिखा जाएगा F इक्वल टू लिखा जाएगा F2 माइनस F1। इन दोनों को अगर हम घटा देंगे तो घटाने से जो हमारा प्राप्त होगा A रो G और कोष्टक में हो जाएगा H2 माइनस H1। तो ये हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। यानी F का जो मान आ रहा है, क्या मान आ रहा है, A प्राप्त हो रहा है और जो है रो प्राप्त हो रहा है और G प्राप्त हो रहा है और H प्राप्त हो रहा है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब इसी में हम ये समझें कि जो वॉल्यूम होता है हमारा, वॉल्यूम इक्वल टू लिखा जाता है एरिया इनटू लेंथ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको एरिया अपान H को हम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्राप्त क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में प्राप्त हो जाएगा। और H हट जाए तो रो G, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, रो G, इसको लिख सकते हैं V इंटू रो इंटू G। तो ये फोर्स का जो हमारा एक फार्मूला बनेगा, फोर्स बराबर लिखा जाएगा V रो G। इस तरह एक फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह के फार्मूले निकालने से हमको क्या होगा कि नेट फोर्स जो हमारा होगा वॉल्यूम, डेंसिटी और G, इस तरह जो है हमारा नेट फोर्स प्राप्त हो जाएगा। इसमें बात करते हैं बच्चों, बाइंड फोर्स एक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी डिस्प्लेस्ड फ्लोर। उसी को जो है लिखा गया है थ्योरेटिकल में कि कैसे जो है सिस्टम से पढ़ा जाए, याद करना हो। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर इज द पॉइंट थ्रू विच द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज सपोज्ड टू एक्ट। वही जो हमने बताया बायंसी फोर्स को, उसी बायंसी फोर्स को कह रहा है। बाइंड फोर्स जो होगा क्या होगा, आप थ्रस्ट होगा। फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द करेक्टर ऑफ द बॉडी सच एज, इट्स मास से कोई डिपेंड नहीं है, ना उसके डेंसिटी से है। आल्सो इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फ्लूइड एज इट्स प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वो केवल डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स के नेचर से होगा। किनसे किससे नेचर से होगा, डेंसिटी ऑफ इसके लिक्विड से होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डेंसिटी अगर हम समझें, जैसे हम सी का देखें, डेंसिटी सी यानी समुद्र की डेंसिटी किससे बराबर होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर की। तो इस तरह हम इसको समझ लें कि समुद्र की डेंसिटी इससे बराबर है। तो दिस इज द रीजन दैट ऑफ थ्रस्ट ऑफ द फुली सबमर्ज्ड बॉडी इज मोर इन द सी वाटर देन यहाँ पर होगा देन इन प्योर वाटर। तो यहाँ पर जैसे जैसे डेंसिटी होगा, डेंसिटी के अनुसार ये बदलेगा। इफेक्टिव ऑफ एक्सीलरेशन को भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट अगर हमारा क्या बढ़ रहा है, अपवर्ड एक्सीलरेशन में जा रहा है, तो अब थ्रस्ट हमारा क्या हो जाएगा। अब थ्रस्ट को अब हम यहाँ पर उस तरह ना लिख करके रो GH में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम से लिखेंगे। वॉल्यूम में लिखेंगे वॉल्यूम इन, यानी जो इसके वॉल्यूम में जो इन है वॉल्यूम लिखा जाएगा रो। अब G के मान में क्या लिखेंगे, G प्लस ए। अगर ऊपर जा रहा है तो G प्लस ए का प्रयोग हम करेंगे। क्लियर हो रही बात बच्चों। अब अगर डाउनवर्ड में आ रहा है तो डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड में हम लिख सकते हैं
लिखेंगे अब थ्रस्ट को, अप थ्रस्ट, अब थ्रस्ट लिखा जाएगा V इंटू क्या लिखा जाएगा, रो, और जी को क्या लिखा जाएगा, कोष्टक में लिखा जाएगा, डाउनवर्ड है तो G माइनस ए, ये हमारा हो जाएगा डाउनवर्ड में। अगर A बराबर G के हो गए तो जीरो हो गया, जब जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, अब थ्रस्ट भी जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अब थ्रस्ट क्या होगा, अब थ्रस्ट का मान जीरो हो जाएगा। अगर ए का मान जीरो हुआ तो अब थ्रस्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। ड्यू टू अप थ्रस्ट एंड वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज देन, अगर जब उसके वजह से बॉडी का वेट डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए हमको क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा वेट अपेरेंस लिखा जाएगा इक्वल टू वेट माइनस जो थ्रस्ट रहेगा उससे घटा देंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, वेट अपेरेंस मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। अब इसको अगर इधर हम पक्षांतर कर लें तो ये हमारा TH का मान भी निकल सकता है। तो थ्रस्ट अगर यहाँ से भी निकालना चाहें तो W माइनस ये प्राप्त हो जाएगा, वेट अपेरेंस भी प्राप्त हो सकता है। तो मतलब इसी फार्मूले को हम घुमा घुमा के थ्रस्ट भी हम निकाल सकते हैं, वेट के द्वारा निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बॉडी वेट इन एयर में अगर दिया है, ये वाटर में दिया है, लिक्विड में दिया है, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता करना हो तब इसमें लिखा जाएगा लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड। तो इसका मतलब लॉस ऑफ वेट लिक्विड में कितना हो जाएगा, अगर हम ए को मान लें इस तरह WA माइनस लिखेंगे लिक्विड का और अपान लिखा जाएगा WA माइनस किसका लिखेंगे, वेट ऑफ वाटर का। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ये एकदम सिंपल सवाल है, इसको हम बात करेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ये जितने इसमें के सवाल आएंगे एग्जाम में बच्चों एकदम फार्मूला बेसिस आएंगे। आपको अगर फार्मूला पता है तो तुरंत आप निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब लिखेंगे तो वही फार्मूला लिखा जाएगा। तो अब लिखा जाएगा वेट इन लिक्विड, तो वेट इन लिक्विड में क्या दिया है 160 दिया है लिक्विड में, और माइनस लिखेंगे अब इसमें लिखेंगे एयर में, एयर वाले में वेट इन एयर लिखेंगे माइनस वेट इन लिक्विड। तो लिक्विड में कितना है लिखा जाएगा 136, ऑयल में 136 है तो ऑयल वाला 136 लिखेंगे अपान, फिर नीचे वही लिखेंगे वेट इन एयर माइनस लिखेंगे वेट इन वाटर, वाटर में 130 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 24/30 हो जाएगा इक्वल टू 8/10 हो जाएगा। हल करेंगे तो 0.8 प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी जो ग्रेविटी प्राप्त होगी बच्चों 0.8 प्राप्त हो जाएगी। एकदम इजी लगा सवाल बच्चों, कोई कठिन नहीं लगा। तो इस तरह हम सवालों को निकाल सकते हैं। फ्लोटेशन की हम बात करते हैं थोड़ा सा। When a body of density and volume is completely immersed in a liquid of density, the force acting on the body are, तो उसमें फोर्स बॉडी में क्या क्या लगेगा उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। नंबर 1 करते हैं तो वेट ऑफ बॉडी W बराबर mg लिखा जाएगा। तो इसी को लिखा जा सकता V0, क्या लिखा जा सकता जैसे हमने पढ़ा था W को हम क्या लिख सकते हैं V0 डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड द सेंटर इसका दे रहा ग्रेविटी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। अगर बॉइंट फोर्स ऑफ थ्रस्ट की हम बात करेंगे तो ऑफ थ्रस्ट जो हमारा आएगा लिखा जाएगा V लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों V इंटू रो इंटू जी, इस तरह हम लिख सकते हैं। H को भी हम हटा सकते हैं। इनके तीन केसेस होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड थ्रो द, ये जो सेंटर बॉयंसी होगा, सेंटर बॉयंसी द अपरेंट्स वेट इक्वल टू द किसके रहेगा W माइनस ये थ्रस्ट, ये क्या है बच्चों यानी वेट अपरेंट बराबर W माइनस थ्रस्ट। तो इस तरह लिखा जा सकता है, इसको हमने अभी पीछे लगाया। 3 केसेस जो इसका है, 3 केसेस क्या क्या पॉसिबल है। अगर W का मान थ्रस्ट से जो है ज़्यादा हो गया, W का मान थ्रस्ट से ज़्यादा हो गया, तब इसमें हम क्या कहेंगे कि लिक्विड क्या होगी सिंक कर जाएगी,
यानी बॉडी क्या करेगी, यहाँ हम लिख सकते बॉडी इज सिंक कर जाएगी। बॉडी क्या होगी बच्चों, सिंक कर जाएगी। ये पहला केस हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरा केस हम ये समझें कि W बराबर अगर TH के है, थ्रस्ट के W बराबर हो गया, तब ये फ्लोट करेगी। बॉडी क्या करेगी बच्चों, ये फ्लोट करेगी। इतनी क्लियर हो रही बात बच्चों। अब तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, W इज लेस देन अगर हो गया TH से जब लेस देन हो जाएगा तब बॉडी क्या करेगी, बॉडी विल फ्लोट पार्शली सबमर्ज। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बॉडी क्या होगी, बॉडी लिखा जाएगा पार्शली इमर्ज, मतलब कुछ भाग पानी में रहेगा और कुछ भाग ऊपर तैरता हुआ रहेगा। इस तरह हम बातों को समझ सकते हैं। An iceberg is floating partially immersed in sea water. The density of sea water is इतना दिया है and that of the ice का इतना दिया है. What is the fraction of the total volume of the iceberg above the level of sea? इसकी बात हम करेंगे। तो फ्लोटेशन की हम बात करें बच्चों, फ्लोटेशन में हमने क्या पढ़ा था, फ्लोटेशन में हमने क्या पढ़ा था उसकी हम बात करते हैं। फ्लोटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि W बराबर हो जाए अब थ्रस्ट के, तब हमारा क्या होगा, फ्लोट करेगा। तो फ्लोट जब इस कंडीशन में करेगा तो इस W को हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। और जो थ्रस्ट हमारा लिखा जाएगा, वॉल्यूम लिखा जाएगा, और रो लिखा जाएगा, और g लिखा जाएगा। कितना लिखेंगे बच्चों, और mg को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v इंटू रो इंटू जी बराबर v इंटू रो इंटू जी। इस तरह हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर रो का मान हम दोनों सेम आ रहा है, एक रो को मान को हम P1 P2 मान लें, या तो बदल देते हैं। इस रो को मान को हम इधर वाले को रो मानते हैं और इधर वाले को हम बदल के दूसरा मान लेते हैं। या तो P1 रो 1 कर लीजिए, रो 2 कर लीजिए, इसको रो 2 हम कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हम जब निकालेंगे, किसका निकालना है, V हमको निकालना है, इन का निकालना है। इन का भाग का हो गया, और ये V किसका हो गया, आउट का भाग का हो गया। ये आउट का भाग का, ये V इन का भाग का है। हमको क्या निकालना, V इन निकालना है। तो V इन इक्वल टू हो जाएगा, लिखा जाएगा V आउट, V क्या लिखा जाएगा, आउट इंटू लिखा जाएगा रो 1 जी अपान लिखा जाएगा रो 2 इंटू जी। अब जी से जी कट जाएगा, इसको हम काट दे रहे हैं, तो लिखा जाएगा V आउट अपान लिखा जाएगा रो 1 अपान लिखा जाएगा रो 2। ये हमारा V इन हो गया। अब अगर V आउट की हम बात करें बच्चों, V आउट अगर हम निकालें तो V आउट लिखा जाएगा V माइनस V इन, ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर हम V से घटा दें, तो V से हम घटाएंगे इसको, तो V यहाँ पर लिखा है, तो V हम बाहर कर लें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, V ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस लिखा जाएगा रो 1 अपान लिखा जाएगा रो 2। ये हमारा प्राप्त हो जाएगा रिलेशन। अब फ्रैक्शन की हम बात करें बच्चों, तो जो हमारा फ्रैक्शन यहाँ पर निकलेगा, यानी V आउट का निकालना है अपान V टोटल निकालना है। तो ये इसका जब हम मान निकालेंगे तो ये V है, यानी ये V वाला नीचे चला जाएगा, तो इधर बचेगा 1 माइनस आएगा रो 1 अपान लिखा जाएगा रो 1 अपान रो 2, इतना जो है लिखा जाएगा। अब इसकी डेंसिटी में हम रख देते हैं बच्चों 1 माइनस, और पहली डेंसिटी कितनी थी 0.92 अपान रो 2 कितना है 1.03। अब इसको हल कर लेंगे तो हल करने से आएगा 0.11 अपान होगा 1.03। इसको हल करेंगे तो लगभग 0.106, इसको इतना हम लिख सकते हैं 10.6% लिख सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का फ्रैक्शन हमको पता हो जाएगा। तो
इस तरह बच्चों हम सवाल को लगाएंगे। तो हमने इसमें जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है बच्चों, तो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।